हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एनआई एक्ट को पढ़ते हैं या फिर एनआई एक्ट के अंदर डील करते हैं तो। ठीक है, ये कुछ अराउंड 29-30 केसेस हैं। इसके अलावा हम और भी केसेस देखेंगे जो कि आपको एनआई एक्ट में देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी रिसेंट केसेस ही हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। सबसे पहला केस जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे का। कौन सा केस है? योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे, 2014 का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो कॉग्निजेंस है ऑफेंस की, जब आप सेक्शन 138 के अंदर कॉग्निजेंस लेते हैं तो उसके अंदर हमें एक टाइम लाइन दे रखी होती है 30 डेज, 15 डेज और वो जो इस तरीके से। तो उसके अंदर कॉग्निजेंस लेने के लिए बोल रहा है कि जब आप इस सेक्शन 138 के अंदर कॉग्निजेंस लेंगे, भाई पहले आप चेक डालेंगे, चेक को डिसऑनर कराएंगे, उसके विदिन 30 डेज आपको नोटिस डालना होगा, फिर विदिन 15 डेज पेमेंट होनी होगी, नहीं होगी तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। ये चीज़ होती है सेक्शन 138 के अंदर दे रखी है हमें ये एनआई एक्ट के। तो ये बोल रहा है कि जो कॉग्निजेंस है, संज्ञान जो लेना है कोर्ट को, नहीं ले सकता, cannot be taken on the basis of complaint filed before the expiry of 15 days stipulated in the notice required to be served। जब भी हम सेक्शन 138 के अंदर केस करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पहले चेक को डिसऑनर कराना होता है, उसके विदिन 30 डेज नोटिस डालना होता है, और जब नोटिस डालोगे उसके विदिन 15 डेज सामने वाले को, एक्यूज को पेमेंट करनी होती है। अगर वो नहीं करता तब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और तब आप उसके ऊपर केस डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 डेज से पहले ही इस व्यक्ति ने क्या किया, कंप्लेंट कर दी। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि अगर आप इन 15 डेज से पहले ही कंप्लेंट कर दोगे तो आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ और केस जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पे इसने बोली कि क्या कहते हैं कि कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती अगर आप क्या करते हो, कंप्लेंट जो आपने फाइल किया वो बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 15 डेज कर दी, जो कि नोटिस की हमें दे रखी है सेक्शन 138C के अंदर। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी। तो आपको जो टाइमलाइंस दे रखी है उनका ध्यान रखना है। अगर आप टाइमलाइंस के हट के कोई केस डाल दोगे तो वो केस जो है मेंटेनेबल ही नहीं होगा, आपकी कॉग्निजेंसी नहीं ली जाएगी उसके अंदर। दूसरा केस आता है 2019 का, रिपु दमन सिंह वर्सेस बालकृष्ण। क्या नाम है? रिपु दमन सिंह वर्सेस बालकृष्ण, 2019 का केस है। इसके अंदर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हैज ऑब्जर्व दैट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट इज मेंटेनेबल when there is dishonor of check issued under and in pursuance of agreement to sell। कि अगर आप एग्रीमेंट टू सेल के चलते भी कोई चेक इशू कर देते हो और वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तब भी जो आपका केस है वो मेंटेनेबल होगा, यानी कि आप कंप्लेंट कर सकते हो। क्योंकि कंप्लेंट कब कर सकते हैं? जब कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट हो। अब लीगली एनफोर्सेबल डेट यहाँ पे इसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर एग्रीमेंट टू सेल भी था तो उसको भी हम यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे आपका जो केस है, जो आप कंप्लेंट करोगे वो मेंटेनेबल होगी। तो एग्रीमेंट टू सेल के बदले भी अगर चेक लिया गया है और वो चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो भी वो केस जो होता है वो मेंटेनेबल होता है। तो ये दूसरा केस हो गया। फिर बसीलंगप्पा वर्सेस मोदी बसप्पा, 2019 का ही केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट अ कंप्लेंट इन अ चेक बाउंस केस इज बाउंड टू एक्सप्लेन हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी व्हेन द सेम इज क्वेश्चन बाय द एक्यूज। कि जब भी कंप्लेनेंट से एक्यूज्ड क्वेश्चन पूछेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, फाइनेंशियल कैपेसिटी बताओ, तो कंप्लेनेंट को वो बतानी ही पड़ेगी। कंप्लेनेंट इज बाउंड टू डू सो, यानी कि अगर एक्यूज जैसे क्रॉस के अंदर पूछ रहा है कंप्लेनेंट से कि आप बताओ कि आपकी साल की इनकम कितनी है, या आपके पास ये सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से हुई है, ये पैसा कहाँ से आया, तो कंप्लेनेंट इज बाउंड टू टेल दैट, कंप्लेनेंट को ये बताना ही पड़ेगा। तो ये कौन से केस में बोला? बसीलंगप्पा वर्सेज मुडी बसप्पा के केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है सियाजन इंडिया लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा वादिनी। ठीक है, 2019 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो चेक बाउंस है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट चेक बाउंस कंप्लेंट इज फाइल्ड बेस्ड ऑन द सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस इशूड आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेक इज मेंटेनेबल। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर आप चेक बाउंस केस डालते हो, यानी कि चेक बाउंस केस की कंप्लेंट फाइल करते हो कोर्ट के अंदर, जो कि किस बेसिस पे है? सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस के ऊपर है। फर्स्ट नोटिस के ऊपर नहीं किया आपने, सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस के ऊपर किया, आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेक्स इज मेंटेनेबल। तो ये जो अगर आप सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस पे भी कर रहे हो ना कि भाई एक बार ही चेक डाला, डिसऑनर हो गया,
फिर दोबारा से आपने चेक कि भाई आप 15 डेज़ के अंदर, मतलब जो आपकी लिमिटेशन थी 15 डेज़ के बाद विदिन 30 डेज़ केस डालना होता है, आप नहीं डाल पाते। आपने दोबारा से चेक जो है वो डाला, वो डिसऑनर हुआ। अब इसके अंदर आपने नोटिस डाला और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और अगर अब आप केस डाल रहे हैं तो योर केस इज मेंटेनेबल। ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म की सियाजन इंडिया लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा वेदेनेनी के केस के अंदर 2019 के अंदर। तो आप सेकंड स्टैट्यूटरी नोटिस के ऊपर भी केस को डाल सकते हैं। बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, क्या नाम है केस का? बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है, हेल्ड दैट फ्री अमाउंट ऑफ क्लेम बाय अ लॉयर, कि जो फी का अमाउंट क्लेम किया जा रहा है लॉयर के थ्रू बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन लिटिगेशन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो सीधी सी बात है कि भाई कोई एडवोकेट है वो बोल रहा है कि जो आप इसके अंदर केस के अंदर, जैसे अगर आपको 10 लाख मिलेंगे तो आप उसमें से मुझे 10% देंगे, और इसके लिए मैं आपसे एक चेक लेके रख लेता हूँ, और वो मान लो जो क्लाइंट था वो केस जीत जाता है, तो इसके लिए अब ये जो 1 लाख की पेमेंट करनी थी एडवोकेट को, इसमें से वो नहीं करता है। तो एडवोकेट क्या करता है, चेक जाके डिसऑनर कराता है और उसके बेसिस पे कंप्लेंट कर देता है, केस कर देता है। तो यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करता है कि ये जो था एक लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं था, इसलिए जो केस है यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं होगा। तो ये बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2018 के अंदर आया। देन वानी एग्रो एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है 2019 का। इसके अंदर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू कंसोलिडेट मल्टीपल चेक बाउंस केस अगेंस्ट द एक्यूज विच emanated from a single notice and observe that there is no provision of consolidation of cases in code of criminal procedure, कि आप मिल के एक साथ बहुत सारे केसेस डाल रहे हो तो इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए आपका जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। सिंगल नोटिस के बेसिस पे आप इतने सारे केसेस नहीं कर सकते, अलग अलग चेक बाउंस को नहीं कर सकते। ANSS राजशेखर वर्सेस अगस्तस जेबा अनंत 2019 का ही केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड होता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन डिटरमाइनिंग वेदर द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन ये होती है कि अगर आपने चेक साइन कर रखा है ना, तो ये मान लिया जाता है कि जो एक्यूज था उसकी लायबिलिटी थी ही थी उसके अंदर, ये एक प्रिजम्पशन है 139 के अंदर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड करता है कि जब आप प्रिजम्पशन देख रहे हो सेक्शन 139 की, हैज़ बीन रिब्यूटेटेड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मस्ट बी गाइड द डिटर्मिनेशन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ रेब्यूटेबल ऑफ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट इज गाइडेड बाय प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज करना है, यानी कि आप एक रीजनेबल डाउट, मतलब एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट भी नहीं प्रूफ करते, यानी कि आप सिर्फ इतना प्रूफ कर देते हैं कि नहीं ये एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं थी या मैंने इसके डेट नहीं पे करने थे। मतलब आप अगर 90% 99% भी ये कोर्ट के माइंड में डाल देते हो तो वो 139 की जो प्रिजम्पशन है वो हट जाती है। तो यानी कि जो 139 की प्रिजम्पशन है आपको 100% नहीं हटानी, अगर आप प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हटा देते हो तो भी आपके ऊपर से 139 की प्रिजम्पशन जो है वो हट जाएगी एक्यूज के ऊपर से। कृष्णा राव वर्सेस शंकर गौड़ा का केस है 2018 का। इसके अंदर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मियर डिनायल ऑफ डेट और लायबिलिटी कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम द एक्यूज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक, कि सिर्फ और सिर्फ ये मना कर देना कि भाई मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी या मैंने कोई पैसा नहीं देना था, तो इसके कारण एक्यूज का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट नहीं हो जाता डिसऑनर ऑफ चेक के केस में कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो सेक्शन 139 है एनआई एक्ट का, प्रोवाइड्स फॉर ड्राइंग द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर एंड बेयर डिनाइल ऑफ पासिंग ऑफ द कंसिडरेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डेब्ट्स अपेरेंटली वुड नॉट सर्व द पर्पस ऑफ द एक्यूज। की भाई 139 जो है एक तरीके से किसके फेवर में डाला गया है, कंप्लेनेंट के फेवर में डाला गया है। अब यहाँ पे जो एक्यूज है वो सिर्फ इतना मना कर दे कि भाई मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन ही नहीं हटेगी। आपको 139 की प्रिजम्पशन हटानी है तो आप इवन प्रूफ कीजिए प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप 90% ही प्रूफ कीजिए कि आपकी लायबिलिटी नहीं बनती थी। आप सिर्फ इतना बोल देंगे कि आपकी लायबिलिटी नहीं बनती थी या कोई पैसा ना आपने नहीं देना था, कोई डेट ही नहीं था, तो इस कारण से 139 की प्रिजम्पशन जो हटेगी नहीं। 139 की प्रिजम्पशन यही है कि हम मान लेते हैं कि अगर चेक साइन आपने किया था तो यानी कि आपकी लायबिलिटी थी। अब आपको ये प्रूफ करना है कि आपकी लायबिलिटी नहीं थी, आप सिर्फ इतना बोल देंगे कि आपकी लायबिलिटी नहीं थी तो उससे हम ये नहीं मान लेंगे कि आपकी लायबिलिटी नहीं थी। तो ये चीज़ इस केस के अंदर बोली गई। फिर केस आता है जी रमेश वर्सेस कनिके हरीश कुमार उज्जवल का, क्रिमिनल अपील नंबर 603 ऑफ 2019 डिसाइडेड ऑन 5/4/2019। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो टर्म कंपनी है सेक्शन 141 के अंदर, उस टर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड है। सेक्शन 141 में यही बोला गया है कि भाई अगर कोई चेक डिसऑनर होता है और उसके अंदर कंपनी एक्यूज होती है तो उस जगह पे कौन लाइबल हो जाएंगे, डायरेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टर्स उनके बिहाफ पे कर रहे थे, डायरेक्टर सेक्रेटरी ये सब। इसी तरीके से इस टर्म कंपनी के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी इंक्लूड हो जाती है, यानी कि पार्टनर्स को आप लाइबल कर सकते हो। लेकिन एक केस है जिसके अंदर ये बोला गया कि
पार्टनर्स जो होते हैं वो, और जो उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी तो है लेकिन क्रिमिनल एक्ट के लिए नहीं होती, सिविल एक्ट के लिए होती है। उसको हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे। AR राधा कृष्णा वर्सेस दासारी दीप्ति का केस है 2019 का। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट चेक बाउंस कंप्लेंट अगेंस्ट अ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर मस्ट कंटेन अ स्पेसिफिक एवरमेंट that the director was in charge of and responsible for the conduct of the company's business at the time when the offence under section 138 ऑफ NI एक्ट वॉज कमिटेड। क्योंकि अगर हमें किसी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल करना है किसी कंपनी के एक्ट के लिए, तो एक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं और हर एक डायरेक्टर को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। तो अगर आपको किसी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाना है सेक्शन 141 को यूज़ करते हुए भी, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था, तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्टर है जिसके ऊपर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, जिसको यहाँ पर मैं एक्यूज़ बना रहा हूँ, वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के इस कंडक्ट के लिए। यानी कि अगर 3 डायरेक्टर है और मैं इनमें से 2 को अगर पार्टी बना रहा हूँ, यहाँ पे एक्यूज बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों जो थे वो इंचार्ज थे कंपनी के और इन्हीं के कंडक्ट के कारण कंपनी इस लायबिलिटी के अंदर आई है। तो ये इस केस के अंदर बोला गया। दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? दैट कंप्लेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक कैन बी फाइल्ड ओनली टू द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन चेक इज डिसऑनर्ड बाय द बैंक ऑन विच इट इज ड्रॉन। तो यानी कि जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है कि आप किस जगह पे ये कंप्लेंट करोगे। तो इसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कंप्लेंट कहाँ पे करोगे डिसऑनर ऑफ चेक की? जहाँ पे जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो चेक है वो डिसऑनर हुआ है, वहाँ पे आप करोगे। G.J. राजा वर्सेस तेजराज सुराना, ये 2019 का केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट सेक्शन 143A ऑफ NI एक्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस हैज नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की। जो सेक्शन 143A ऐड हुआ था NI एक्ट के अंदर, जिसके अंदर 20% कंपनसेशन का प्रोविजन डाला गया कि एक्यूज को 20% कंपनसेशन देना होता है एक्यूज को, वो मे वर्ड भी यूज़ हो रखा है उसके अंदर। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि कंपलसरी नहीं होता 20% कंपनसेशन। तो इसके रिगार्डिंग G.J. राजा केस के अंदर ये बोला गया कि जो 143A की एप्लीकेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, पीछे से उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो नए केस इंस्टीट्यूट होंगे उसके ऊपर आप सेक्शन 143A को अप्लाई कर सकते हो, जो पहले से चल रहे हैं उनके ऊपर 143A अप्लाई नहीं होगा। फिर केस आता है 2020 का, सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी का केस है, 2020 का केस है। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट सेक्शन 148 ऑफ NI एक्ट एज अमेंडेड shall be applicable in respect of appeal against the order of conviction and sentence for the offence under section 138 of NI Act, even in case where criminal complaint for the offence under section 138 were filed prior to 2018 amendment। तो यानी कि जो 2018 से पहले की भी अमेंडमेंट है ना, उसके रिगार्डिंग जो अपील के बारे में यहाँ पे बता रखा है, तो उसके ऊपर सेक्शन 148 पीछे से अप्लाई हो जाएगा पहले के लिए भी। जैसे ये तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, इसके लिए पीछे से इफेक्ट आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे बोली। फिर बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार का केस आता है 2019 का। इसके अंदर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट सब्सिक्वेंट फाइलिंग इन ऑफ एन अनफाइल्ड साइन चेक इज नॉट एन अल्टरेशन एंड इवन अ ब्लैंक चेक लीव voluntarily signed and handed over by the accused which is towards some payment would attract presumption under section 139। कि अगर आपने ब्लैंक चेक भी किसी को दे दिया ना साइन करके, तो 139 की प्रिजम्पशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली मान ली जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉग्नेट एविडेंस, आपको कोई कॉग्नेट एविडेंस नहीं है, यानी कि कोई ठोस एविडेंस नहीं है ये शो करने के लिए कि आपने किसी डेट के लिए वो चेक इशू नहीं किया था। अदरवाइज अगर आपने ब्लैंक चेक भी इशू कर दिया और आप ये नहीं, आपके पास कोई ठोस एविडेंस है कि आपने किसी डेट के लिए वो नहीं इशू किया था, तो देन ये हम प्रिज्यूम कर लेंगे सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन को कि हाँ ये किसी डेट के लिए ही था। अशोक यशवंत बदेव वर्सेस सुरेंद्र माधव राव निगोजाकर का केस है 2001 का। इसके अंदर क्या बोला कि जो पोस्ट डेटेड चेक होते हैं, जो आगे की डेट के लिए हो जाते हैं, इज नॉट पेबल टिल डेट विच इज शोन देयर ऑन अराइज एंड विल बिकम चेक ऑन द सेट डेट एंड प्रायर टू दैट द सेम रिमेन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कि भाई अगर मैंने आज से 2 महीने आगे की डेट डाली है उसके अंदर, तो जब वो 2 महीने के बाद जब वो आगे का टाइम आएगा तभी वो चेक जो है वो एक तरीके से पेबल बनेंगे, ठीक है। उससे पहले वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही ट्रीट होंगे। तो अगर आप उसको पहले भी अगर मान लो पे नहीं होता आपको, आप डाल देते हो, तो वहाँ पे आपका ये 138 और ये सारी चीज़ें प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ चेक के ऊपर अप्लाई होती है। यू पुनप्पा मुथन सन्स वर्सेस कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड 1991 का केस है। इसके अंदर जो डेफिनेशन थी होल्डर इन ड्यू कोर्स की, इम्पोजेज अ मोर स्ट्रिंजेंट कंडीशन ऑन द होल्डर एज लेड डाउन इन इंग्लिश केस
गिल वर्सेस क्यूबिट। तो उसी तरीके की कंडीशन हमने भी इंडिया के अंदर ऐड की इस डेफिनेशन होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन के अंदर। अंडर द इंडियन लॉ अ होल्डर टू बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट नॉट ओनली हैव एक्वायर्ड द बिल note or check for a valid consideration but should have acquired the check without having sufficient cause to believe that any defect exists in the title of the person from whom the drive the title. This condition require that he should act in good faith and with reasonable caution. तो हमने यही बोला कि अगर आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी को बनाना है तो ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी कि एक तो पहली बात कि उसने वो जो चेक लिया हो वो वैलिड कंसिडरेशन के लिए लिया हो, और दूसरी बात उसने गुड फेथ के अंदर लिया हो, उसको ये ना पता हो कि इस चेक के अंदर कोई डिफेक्ट है, गुड फेथ के अंदर लिया हो। अगर ये दोनों चीज़ें होती है तभी हम उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स मानेंगे। ये चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की अपनी डेफिनेशन के अंदर होल्डर इन ड्यू कोर्स की। फिर केस आता है सुधीर कुमार भल्ला वर्सेस जगदीश का, 2008 का केस है। इसके अंदर क्या बोला कि जो सेक्शन 138 का ऑफेंस है कैन ओनली बी मेड आउट इफ द चेक्स वर इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट और अदर लायबिलिटी बट नॉट व्हेन दे आर इशूड एज अ सिक्योरिटी। कि भाई अगर सिक्योरिटी के तौर पर आपको चेक इशू किया है तो सेक्शन 138 का ऑफेंस नहीं बनता। अगर किसी लायबिलिटी के लिए, किसी डेट के लिए अगर चेक इशू किया है तो आपकी जो लायबिलिटी है वहाँ पे बनेगी। तो यानी कि अगर सिक्योरिटी के तौर पर चेक दिया जा रहा है तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी, और जो ऑफेंस है सेक्शन 138 का वो नहीं होगा। MS नारायणा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, MS नारायणन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006 का केस है। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी फॉर कंसिडरेशन। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी फॉर कंसिडरेशन। द इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो एक्यूज के ऊपर होगा कि वो रिब्यूट करे सेक्शन 118 और 139 की प्रिजम्पशन को, जिसके अंदर यही बोला गया कि अगर आपने चेक इशू किया तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपकी लायबिलिटी थी। तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा कि ऐसा नहीं था? वो एक्यूज के ऊपर रहेगा, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं थी। रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन 2010 का केस है। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड टू रिब्यूट प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 139 इज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। कि आप प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी कि आप 100% भी नहीं प्रूफ करते, आप एक डाउट डाल देते हो माइंड के अंदर, तो भी हम ये मान लेते हैं कि 139 की प्रिजम्पशन आप पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब कि कुछ एक्सटेंट तक आप प्रूफ कर दो। यानी कि अगर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन होता और वो इस चीज़ को देखता तो उसको भी यही लगता कि हाँ यहाँ पे इसकी लायबिलिटी नहीं थी, तो उस सिचुएशन के अंदर हम 139 की प्रिजम्पशन से हट जाते हैं। इंडस एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड 2014 का केस है। इफ द चेक इशूड फॉर एडवांस पेमेंट ऑफ गुड एंड फॉर एनी रीजन द परचेज ऑर्डर इज नॉट कैरिड आउट, इट कैन नॉट बी सेड दैट चेक वाज ड्रॉन फॉर एग्जिस्टिंग डेट और लायबिलिटी। कि भाई आपने एडवांस पेमेंट के लिए किया था और किसी वजह से जो परचेज ऑर्डर है वो नहीं हो पाता, तो अगर वो जो कंप्लेनेंट है वो चेक डाल रहा है जानबूझकर, तो हम ये मान लेंगे कि वो एग्जिस्टिंग डेप्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे डेप्ट नहीं था आपका। गोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्री चीको वृसुला डिसूजा 2003 का केस है। सेक्शन 138 इज अट्रैक्टेड इफ पोस्ट डेटेड चेक इज इशूड बाय अ पर्सन टू सेटल हिज डेट और अदर लायबिलिटीज स्टॉप फ्रॉम पेमेंट बाय ड्रॉर इवन बिफोर द डेट ऑफ द चेक। यानी कि अगर आपने पोस्ट डेटेड चेक इशू किया तो वहाँ पे भी सेक्शन 138 अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर दोबारा एक बार पढ़ते हैं, सेक्शन 138 इज अट्रैक्टेड इफ पोस्ट डेटेड चेक इशूड बाय अ पर्सन टू सेटल हिज डेट और अदर लायबिलिटी स्टॉप्ड फ्रॉम पेमेंट। कि भाई उसने जब डाला बैंक के अंदर उससे पहले ही आपने पेमेंट स्टॉप कर दी, तब भी, और आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, तब भी आपकी लायबिलिटी जो है वो बनेगी सेक्शन 138 की। MSR लेदर्स वर्सेस S पालिनियप्पा, इसके अंदर क्या बोला गया? 2013 का केस है। Provisions of NI Act does not forbid the holder or payee for encashment of any number of occasions within a period of validity। मतलब कितनी भी बारी आप चेक को जाके कोशिश कर सकते हो कि आपको उससे पैसे मिल जाए। Prosecution on the basis of fresh cause of action arising out of subsequent presentation of check even when original cause of action was time barred was held permissible as long as condition mentioned in section 138 are satisfied। कि भाई आपने फर्स्ट टाइम जब आपने ये सब किया था, आपने चेक डिसऑनर कराया, 30 दिन का में नोटिस डाला, 15 दिन में पेमेंट नहीं हुई, मान लो आपने फिर विद इन 30 डेज केस नहीं डाला, तो आपने दोबारा से यही चेक डिसऑनर कराया, ये सब कराया, तो अगर आपने विद इन लिमिटेशन पीरियड बार बार ये चीज़ करी और लास्ट टाइम में आपने केस डाल दिया तो भी आपका केस जो है वो मेंटेनेबल होगा। लक्ष्मी देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012 का केस है। डिसऑनर ऑफ चेक ऑन ग्राउंड दैट सिग्नेचर्स डू नॉट मैच। कि भाई अगर आपका चेक जो है डिसऑनर हो जाता है किस ग्राउंड पे कि सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे या इमेज नहीं मिल रही है, विच टू इम्प्लाइज दैट स्पाइसमेंट सिग्नेचर डू नॉट मैच द सिग्नेचर ऑन द चेक कैन कॉन्स्टिट्यूट डिसऑनर विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 138। तो उसको भी हम 138 का ऑफेंस मान लेंगे, चाहे इसी रीजन की वजह से आपका चेक क्यों ना डिसऑनर हुआ हो। मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेज कुचिल कुमार नंदी 1998 का केस है।
Drawer is entitled to make deposits or make arrangement for sufficiency of funds in his account before presentation of section 138 is attracted only when the check is dishonored। यानी कि जो ड्रॉर है जिसने चेक बनाया है वो एंटाइटल्ड होता है डिपॉजिट करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए सफिशिएंसी ऑफ फंड्स का इन हिज अकाउंट बिफोर प्रेजेंटेशन सेक्शन 138 इज अट्रैक्टेड ओनली व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड। कि भाई आज मैं जाके पूछ रहा हूँ सामने वाले के बैंक से कि भाई इसके फंड में बैंक में बैलेंस है, मैं चेक डाल दूँ, वो कह रहा नहीं है, और मैंने जाके कल डाला और उसने इस बीच में क्या किया था, अपने बैंक अकाउंट में पैसे मेंटेन कर लिए थे, तो जब वो डिसऑनर होगा उस वक्त अगर पैसे नहीं है तो 138 का केस बनेगा। उससे पहले पैसे नहीं थे लेकिन आपके चेक डालने के बाद और मतलब वो ऑनर होने से पहले उसने अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर लिया, तो फिर वहाँ पे आप 138 का केस नहीं डाल सकते। CC अलावी हाजी वर्सेस पालापेट्टी मोहम्मद का केस है 2007 का, जिसके अंदर क्या बोला, व्हेन द नोटिस इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट बाय करेक्टली एड्रेसिंग द ड्रॉअर द चेक द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इशू ऑफ नोटिस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 138B स्टैंड्स कंप्लाइड विद। यानी कि अगर आपने नोटिस सेंड कर दिया रजिस्टर्ड पोस्ट से और उसके अंदर आपने एड्रेस सही डाला था, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो आपने नोटिस भेजना था वो आपने नोटिस भेज दिया और आपने सेक्शन 138B की कंप्लायंस कर दी है। अब चाहे उसको रिसीव हुआ नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। M अब्बास हाजी वर्सेस TN चन्नकेशवा का केस है 2019 का। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कन्विक्ट ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 की भाई जहाँ पे डेथ हो जाती है कन्विक्ट की जिसने 138 का ऑफेंस किया था, तो जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो ना ही लाइबल होंगे फाइन पे करने के लिए, ना ही इम्प्रिजमेंट में जाने के लिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए आप किसी और को लाइबल नहीं कर सकते। दे हैव राइट टू चैलेंज द कन्विक्शन ऑफ देयर प्रीडिसेसर ओनली फॉर द पर्पज दैट ही वाज नॉट अ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। वो सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि भाई हमारे जो भी मैं जिनका भी प्रीडिसेसर मतलब जो भी हमारे प्रीडिसेसर है, जो भी मेरे पेरेंट्स है, जो भी थे, वो उन्होंने ये गुनाह नहीं किया था, उस एक दाग को हटाने के लिए वो एक अपील में जा सकते हैं। लेकिन अगर उन पर ये प्रूव नहीं हो पाता कि हाँ उन्होंने ये ऑफेंस किया ही था, ये हो जाता है प्रूफ, तो उस सिचुएशन में ना ही उनको फाइन पे करने की जरूरत है, ना ही उनको जेल जाने की जरूरत है। HN जगदेश वर्सेस R राजेश्वरी का केस है 2019 का। सर्विस ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिस कॉलिंग अपॉन द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे अमाउंट ऑफ चेक इन नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर फाइलिंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 इट इज इनक्यूम्बेंट अपॉन द रिस्पॉन्डेंट टू प्रोड्यूस सच नोटिस ऑफ रिकॉर्ड एंड प्रूव द सेम। तो ये सीधी सी बात है कि नोटिस जो है वो मैंडेटरी कंडीशन है और आपको प्रूव करना है कि नोटिस जो है वो सर्व हुआ है। और आखिरी दो केस आते हैं, एक आता है शिव कुमार वर्सेस राम अवतार अग्रवाल का 2020 का केस है ये। इसके अंदर क्या बोला, द प्रॉपर स्टेज ऑफ रेब्यूटेबल ऑफ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 इज स्टेज ऑफ ट्रायल। कि आपको जो ये 139 की प्रिजम्पशन को हटाना है ना, इसको रेब्यूट करना है, ये आप ट्रायल की स्टेज पे कीजिए। रेब्यूटेबल ऑफ प्रिजम्पशन कैन नॉट बी कंसीडर एट द स्टेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। जिस वक्त कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, जिस वक्त संज्ञान लिया जा रहा है, उस वक्त आप इसको रेब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। और आखिरी केस आता है रोहित भाई जीवनलाल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। इसके अंदर कुछ वही बात बोली जो हमने पहले पढ़ी थी कि अगर आपको रिब्यूट करनी है सेक्शन 139 की प्रिजम्पशन की, सो दैट इफ द प्रिवेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की भाई आप ये चाहते हैं कि मैं 100% ना करूँ, कुछ परसेंट प्रूफ कर दूँ कि हाँ भाई मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं बनती थी, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट एविडेंस भी ला सकते हैं, आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी ला सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि 139 की प्रिजम्पशन यहाँ प्रिज्यूम ना की जाए क्योंकि मैंने इसका जो डेट था वो पे नहीं करना था। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके के एविडेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। ये इस केस के अंदर बोला कि चाहे आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस यूज़ कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट एविडेंस यूज़ कर लीजिए, आप दोनों के थ्रू बच सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। इसके अलावा हम और भी केसेस देखेंगे जो कि अभी रिसेंटली बिल्कुल 2022 और 2023 के अंदर आए, 2022-23 के अंदर आए, और जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस है वो देखेंगे। इसी तरीके से बाकी एक्ट की भी जो केसेस है इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।